हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। रिसेंटली हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। सो गाइस, आप लोग सबके कमेंट्स से कि मुझे कोई और ड्रामा भी स्टार्ट करना चाहिए, तो आप लोग सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे कौन सा ड्रामा स्टार्ट करना चाहिए। जिस ड्रामा के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग होगी हम वही ड्रामा कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक हम इसी ड्रामे को कंटिन्यू करते हैं, और आई होप कि आप लोग सभी मुझे सपोर्ट करेंगे, और आई एम श्योर कि आप सबको ही ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आएगा। चलिए जी, हम अपने नेक्स्ट पार्ट को अब एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि प्रीकेंग काफी ज्यादा डर रही होती है, लेकिन वो हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है। वो दरवाजा खोले बगैर ही सिर्फ शीशे से देख रही होती है, लेकिन कोई भी उसको नजर नहीं आता कि अचानक से सिप्तेत उसके सामने आ जाता है। उसको देख के वो डर जाती है। फिर सिप्तेत उसे कहता है कि चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से यहाँ पे जो दूसरे भूत रहते हैं वो उठ जाएंगे। जिससे प्रीकेंग कहती है कि फजूल बात मत करो, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ मुझे डराने के लिए कह रहे हो। साथ ही उसे बोलती है कि यहाँ पे क्या करने आए हो। जिसपे सिप्तेत कहता है कि मैं तुम्हें कल की काम की टाइमिंग बताने आया हूँ। फिर प्रीकेंग कहती है कि वो तो तुम मुझे कॉल पर भी बता सकते थे, इतनी रात को यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। फिर सिप्तेत कहता है कि अच्छा लाओ फिर अपना फोन नंबर दो, कल से मैं फिर तुम्हें कॉल कर दूंगा। जिसपे प्रीकेंग मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मैं अपना फोन नंबर नहीं दूंगी। फिर सिप्तेत कहता है कि कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। जिसपे प्रीकेंग कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं सुबह 6 बजे नहीं आऊंगी। जिसपे सिप्तेत कहता है कि अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुई तो तुम्हें 5G की पनिशमेंट मिलेगी। फिर प्रीकेंग उसे चढ़ाती है। वो कहती है कि तुम्हारी स्टूपिड सी 5G की पनिशमेंट इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। फिर सिप्तेत कहता है कि अगर तुम इतना ही जानती हो तो फिर दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी पनिशमेंट क्या है। जिसपे प्रीकेंग उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि हाँ तुम मेरे रूम में नहीं आ सकते। फिर सिप्तेत कहता है कि अच्छा भले दरवाजा मत खोलो, मैं ये अंगूर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मैं ये रख के जा रहा हूँ, तुम अंगूर ले लेना। फिर हमें सुबह 6 बजे का दिखाया जाता है। प्रीकेंग सो रही होती है कि सिप्तेत दरवाजे पे आ जाता है और जोर जोर से दरवाजा बजा रहा होता है। साथ ही उसे कहता है कि मैं 10 तक गिनती गिनना शुरू कर रहा हूँ, अगर तुम 10 से पहले नहीं आई तो तुम्हें 5G पनिशमेंट मिलेगी। फिर वो गिनती गिनना शुरू करता है कि प्रीकेंग 10 पूरा होने से पहले ही बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद वो उसको गुस्से से देख रही होती है। और आज भी प्रीकेंग ने बाल नहीं बनाए हुए होते, तो सिप्तेत कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे बाल बना देता हूँ। जिसपे प्रीकेंग उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं खुद ही बना लूंगी। फिर नेक्स्ट हमें काम का सीन दिखाया जाता है। सिप्तेत उसके पास आता है और उसे कहता है कि काम करना क्यों नहीं शुरू कर रही, आज भी शिट का काम है और मैं ये काम नहीं करूंगी। जिसपे सिप्तेत कहता है कि आज का काम बहुत ज्यादा खास है, हम इस गोबर से खाद बनाते हैं और इससे पौधे उगाते हैं, तो इसको आराम से मिक्स करना। फिर वो प्रीकेंग को जबरदस्ती अपने पास बिठाता है और उसका हाथ उसमें डालने लगता है। फिर अचानक से शिट उठ के प्रीकेंग के कपड़ों पे आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, देखो मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। फिर सिप्तेत दोबारा से उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास बिठा लेता है और खुद उस खाद को मिक्स करने लगता है और उसको उस बारे में समझा रहा होता है। और प्रीकेंग उसको बात करते हुए देख रही होती है। फिर सिप्तेत की अचानक से नजर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि क्या देख रही हो। फिर प्रीकेंग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देख रही बल्कि इस खाद को देख रही हूँ। ये सुनने के बाद सिप्तेत उसके मुंह पे शिट लगा देता है और प्रीकेंग रोने लग जाती है। और वो झूठ मूठ कर रोते हुए सिप्तेत को भी शिट लगाने के लिए चढ़ती है और पीछे से हेड पैट देख रहे होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि बहुत जरूर प्रीकेंग से मोहब्बत करने लगे हैं, क्योंकि हमने उनको इतना खुश कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये लोग लंच करने के लिए बैठते हैं और लंच में आज चावल होते हैं। प्रीकेंग चावल खाती है तो उसको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। फिर सिप्तेत उसे बताता है कि ये हमारे ही फार्म का चावल है और बल्कि हम हर चीज ही अपने फार्म की यूज करते हैं। और बात करते हुए वो निवाला बना के प्रीकेंग की तरफ लेकर आता है, लेकिन प्रीकेंग खाने से मना कर देती है, तो वो उसकी नाक पकड़ के उसके मुंह में डाल देता है। साथ ही हाथ पैर देख के उनको हंस रहे होते हैं। फिर सिप्तेत उन दोनों को जाने का इशारा करता है, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। फिर सिप्तेत कहता है कि अगर तुम दोनों को कुछ काम है तो तुम दोनों जाके कर सकते हो। जिसपे वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हमें कोई भी काम नहीं है। ये सुनने के बाद सिप्तेत चिल्लाता है और कहता है कि जाओ जाके काम करो। वो दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर सिप्तेत ग्रीन टी पी रहा होता है कि प्रीकेंग उसकी तस्वीर ले लेती है। फिर सिप्तेत पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जिसपे प्रीकेंग उसे कहती है कि मेरे दोस्तों ने तुम्हारी तस्वीर मांगी थी, इसीलिए मुझे लेनी पड़ रही है। ये सुनने के बाद सिप्तेत उसके पास आता है। वो कहता है कि चलो फिर अच्छे से लेते हैं, लेकिन प्रीकेंग अजीब सा फेस बनाने लगती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं लेनी। फिर सिप्तेत उसे मना करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि इस तरह का फेस नहीं बनाया करो। ये कहने के बाद भी प्रीकेंग दोबारा से इस तरह का फेस बनाती है। फिर सिप्तेत कहता है कि तुम जैसी लड़कियों के लिए मेरे पास 5G की पनिशमेंट है, और ये कह के वो उसके करीब आने लगता है। फिर प्रीकेंग उसको हटाई रही होती है कि इतने में ईवा भागते हुए उनके पास आता है। उसको देख के सिप्तेत उसके पास चला जाता है। फिर हेड कहता है कि ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, ये मेरी बात नहीं सुनता। इतने में प्रीकेंग आके उसके पास बैठती है और उसको प्यार करने लगती है। इस पे चीखो मत, ये तो बहुत अच्छा है, इसने मेरी जान बचा ली। साथ ही पूछती है कि इसका नाम क्या है। जिसपे सिप्तेत बताता है कि इसका नाम एवा है और ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, ये मेरी बात भी नहीं सुनता और इसका जिद्दीपन से मुझे किसी की याद आती है। और ये सब कुछ जो प्रीकेंग को देख के कह रहा होता है, तो प्रीकेंग कहती है कि जब तुम इस तरह से ऑर्डर्स चलाओगे तो कौन तुम्हारी बात सुनेगा। फिर वो एवा से बहुत प्यार से बात करने लगती है। तो सिप्तेत कहता है क्या तुम इसे अपनी तरफ ट्रेन करना चाहती हो। साथ ही कहता है कि ठीक है, फिर इसको ट्रेन करो और इसको एक्सरसाइज करवाओ। जिसपे प्रीकेंग कहती है कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं इसे कल करवा लूंगी। जिसपे सिप्तेत कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हें सजा मिलेगी। फिर उसको लेके प्रीकेंग वहाँ से चली जाती है। फिर प्रीकेंग के जाने के बाद वो उन दोनों से कहता है कि इसे लेकर यहाँ पर क्यों आए। जिसपे वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो
खुद से भाग कर आ गई। फिर हेडपैट पूछते हैं कि बॉस आपने प्रीकैंग की गाल पे किस की, जिसपे सिप्टेड मना करता है। तो वो कहते हैं कि बॉस आप तो बहुत ज्यादा लेम है। ये सुनने के बाद सिप्टेड को गुस्सा आता है तो वो मारने के लिए उसके पीछे भागता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं प्रीकैंग को यहाँ पर काफी दिन हो जाते हैं और वो फार्म का काफी हद तक काम सीख जाती है। साथ ही वो हमें सिप्टेड के बारे में बताती है। वो कहती है कि कभी बहुत ज्यादा जेलिस होते हैं और कभी मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव होते हैं और कभी मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे होते हैं और कभी मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं और मेरे साथ बहुत ज्यादा फन करते हैं। और दूसरी रही बात कि हमेशा मेरे साथ फ्लर्ट करते हैं और मुझे कभी कभी पता नहीं चलता कि आखिर मुझसे चाहते क्या हैं और कभी मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। रात में मेरे लिए अंगूर लेकर आते हैं और बगैर बताए मुझे रख के वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। एक प्रीकैंग खाद लेके जा रही होती है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो थक जाती है। फिर सिप्टेड उसके सर पे हैट रख के उसे धूप से बचाता है। फिर नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सिप्टेड प्रीकैंग को लेने के लिए आता है। थोड़ी देर में प्रीकैंग बाहर आती है और बोलती है कि आज तो वीकेंड है। फिर सिप्टेड उससे कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, जिसपे प्रीकैंग कहती है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो मैं आराम करूंगी। लेकिन सिप्टेड बहुत ज्यादा जिद करता है जिससे प्रीकैंग तैयार हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि वो उसको लेके हॉर्स के फार्म आता है। फिर उसको एक हॉर्स दिखाता है। वो कहता है कि इसका नाम हया है और ये मेरा नंबर 1 घोड़ा है। फिर सिप्टेड हया के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरी सिस्टर को अपने ऊपर राइड करने दोगे। साथ ही कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि ये बहुत ज्यादा मोटी है। फिर उसके कान के पास आता है और उसे कहता है कि गुस्सा मत हो, ये इतनी भी हैवी नहीं है, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। फिर वो प्रीकैंग के पास आता है और उसे कहता है कि चलो इसके ऊपर राइड करते हैं, जिसपे प्रीकैंग राइड करने से मना कर देती है। फिर सिप्टेड उससे कहता है कि नहीं मेरे साथ चलो तुम्हें मजा आएगा और जबरदस्ती वो उसको घोड़े के पास लेके जाता है। साथ ही सिप्टेड उससे कहता है कि पहले इसे अपना दोस्त बना लो, फिर ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इसको आराम से इस पे हाथ फेरो और फिर सर झुका के इसको हेलो बोलो। और फिर साथ ही कहता है घुटनों पे बैठ के इससे रिक्वेस्ट करो क्या मैं आप पे राइड कर सकती हूँ। जैसे जैसे सिप्टेड बोलता है प्रीकैंग बिल्कुल वैसे ही कर रही होती है और प्रीकैंग को देख के सिप्टेड को हंसी आ रही होती है। जैसे वो जोर से हंसता है तो प्रीकैंग उसकी तरफ देखती है और फिर वो प्रीकैंग को कहता है कि अच्छा सॉरी मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। फिर वो घोड़े पे बैठते हैं और प्रीकैंग को अपने साथ बिठाता है। फिर ये दोनों राइड करते हुए काफी ज्यादा आगे आ जाते हैं और प्रीकैंग को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और इन दोनों को ही हॉर्स राइडिंग करते हुए काफी ज्यादा देर हो जाती है। फिर सिप्टेड प्रीकैंग से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा। जैसे प्रीकैंग कहती है कि मैं तुम्हें कैसे कुछ कह सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे बॉस और हर वक्त मुझे ऑर्डर्स देते रहते हो। फिर सिप्टेड कहता है कि ये मेरा काम है तुम्हें सही डायरेक्शन दिखाना। फिर उसे कहता है कि लेकिन आज छुट्टी है तो तुम्हारे लिए मैं सिर्फ आज सिप्टेड हूँ। साथ ही उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आज मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पे लेके चलता हूँ। फिर प्रीकैंग पूछती है कि कौन सी जगह। फिर सिप्टेड कहता है कि तुम्हें वहाँ जाके पता चल जाएगा। फिर सिप्टेड प्रीकैंग को एक जगह पे लेकर आता है और उसके आइस को बंद करवा देता है। उसे कहता है कि अपनी आंखें मत खोलना। फिर जैसे ही वो लोग अपनी जगह पे पहुंचते हैं तो सिप्टेड उसको कहता है कि अपनी आंखें खोलो। जैसी वो आंखें खोलती है तो वो देख के हैरान रह जाती है। ये इनकी बचपन की खेलने की जगह होती है, ये बचपन में इस जगह पे साथ खेला करते थे। इस जगह को देख के प्रीकैंग बहुत ज्यादा खुश होती है और उस पेड़ को भी देख रही होती है और सिप्टेड बैठा हुआ उसको देख रहा होता है। फिर ये दोनों आके साथ बैठ जाते हैं। प्रीकैंग अंगूर खा रही होती है, साथ ही वो बलून फुला रही होती है। दूसरी तरफ सिप्टेड बैठा हुआ सिर्फ उसको देख रहा होता है और अपने बचपन का दिन याद कर रहा होता है। फिर अचानक से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसमें दिखाते हैं कि प्रीकैंग सिप्टेड से पूछती है कि मैं नहर पे नहाने जा रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। जिसपे सिप्टेड उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा। फिर प्रीकैंग वहाँ से खुद चली जाती है। फिर अचानक से चीखने की आवाज आती है तो सिप्टेड भागता हुआ उसके पास जाता है और देखता है कि प्रीकैंग डूब रही है और वो सिप्टेड को आवाज लगा रही है और कह रही है कि मेरी हेल्प करो। ये थोड़ी देर में प्रीकैंग की आंख खुल जाती है और ये प्रीकैंग ख्वाब देख रही होती है। फिर वो अपने बराबर में देखती है कि सिप्टेड उसके पास नहीं होता। फिर वो अपने इर्द गिर्द देखती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसको ख्याल आ रहा होता है कि कहीं सिप्टेड पानी में ना डूब गया हो। फिर वो भागती हुई नहर की तरफ जाती है और सिप्टेड को आवाजें लगा रही होती है। साथ ही वो अपने बचपन का सीन भी याद कर रही होती है। सिप्टेड उसको बचाने के लिए पानी में कूद गया था लेकिन वो बचा नहीं पा रहा था। फिर वो नहर के पास आती है और देखती है कि सिप्टेड पानी में बैठा है। वो उसको देख के पत्थर के पीछे छुप जाती है। फिर सिप्टेड अचानक से पीछे मुड़ता है और प्रीकैंग को देख लेता है। उसे कहता है कि तुम मुझे छुप के देख रही हो। प्रीकैंग कहती है कि कौन तुम्हें छुप के देख रहा है, ऐसा नहीं है कि जैसा तुम सोच रहे हो। ये कह के वो जाने लगती है। फिर सिप्टेड कहता है कि प्लीज मेरे कपड़े दे दो। फिर प्रीकैंग उसको कपड़े उठा के देने लगती है तो सिप्टेड कहता है कि ये बहुत ज्यादा दूर है, यहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा करीब आ जाओ। फिर प्रीकैंग कपड़े लेके थोड़ा सा करीब आ जाती है। फिर सिप्टेड उससे कहता है कि तुम मुझे देख तो नहीं रही ना। फिर प्रीकैंग कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उठ के कपड़े देके जाने लगती है तो सिप्टेड उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर प्रीकैंग चिल्लाने लगती है और कहती है कि सिप्टेड मेरे साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसका हाथ छोड़ता है और उस पर पानी फेंकने लगता है और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वो प्रीकैंग का पानी में हाथ खींच लेता है और सिप्टेड उसको चढ़ा रहा होता है और उससे मुसलसल पानी डाल रहा होता है, जिसकी वजह से प्रीकैंग काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सिप्टेड और उसके फादर मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं कि इतने में प्रीकैंग वहाँ आ जाती है। फिर वो प्रीकैंग से कहता है कि अच्छा है कि तुम यहाँ आ गई। उससे कहता है कि मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम ईवा का ख्याल रखना और उसे वक्त पे खाना देना और उसके बाद उसको एक्सरसाइज करवा देना और इसकी रस्सी खुलने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रीकैंग उसको लेकर आ रही होती है और उससे बात कर रही होती है और उससे कहती है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा घुटन फील होती होगी, मुझे पता है कि हर वक्त वो हर किसी पे अपना रूप झाड़ता रहता है। ये कहने के बाद वो कहती है कि मैं चलो तुम्हारी
रस्सी खोल देती हूँ। जैसी वो उसकी रस्सी खोलती है तो ईवा वहाँ से भागने लगती है। फिर प्रीकेंग उसके पीछे भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको खो देती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और आकर चेयर पे बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सेप्टेड मीटिंग से वापसी आ जाता है और वो देखता है कि प्रीकिंग वहाँ बैठी है तो वो उसके पास आके बैठ जाता है। फिर प्रीकिंग कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी मीटिंग से वापसी आ गए, जिस पे सेप्टेड कहता है कि बहुत जल्दी कहाँ, मुझे तो पूरी दोपहर हो गई। फिर प्रीकिंग पूछती है कि तुम्हारी मीटिंग कैसे हुई, जिसपे सेप्टेड कहता है कि वहाँ बहुत ज्यादा बूढ़े लोग थे और वो अपने अलावा किसी और की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। साथ ही प्रीकिंग समझ जाती है कि अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। दूसरी तरफ सेप्टेड भी ईवा को आवाजें लगाना शुरू कर देता है लेकिन कहीं पर भी उसको ईवा नजर नहीं आ रही होती। फिर प्रीकिंग खड़ी होती है, वो सेप्टेड से कहती है कि मुझे तुम्हें एक बात बताना है। मैंने ईवा को खोल दिया था लेकिन वो भाग गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको कहाँ ढूंढूं। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। ये सुनने के बाद सेप्टेड उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, तुमने ये क्यों किया, और अगर ऐसे कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जाके उसे ढूंढो और रात होने से पहले वो मुझे यहाँ चाहिए। फिर प्रीकिंग उसको ढूंढना शुरू करती है। ढूंढते हुए वो लकड़ियों के बीच आ जाती है। वो आके उसे वहाँ ढूंढ ही रही होती है कि उसे वहाँ ईवा का स्कार्फ मिलता है। वो देख के समझती है कि ईवा शायद इसी रास्ते से गया है। वो उसे ढूंढते हुए जंगल में चली जाती है। दूसरी तरफ हमें ईवा का दिखाते हैं, वो वापसी अपने घर पे आ जाता है। फिर थोड़ी देर में सेप्टेड उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला, जिस पे वो दोनों बताते हैं कि लकड़ियों के जंगल में जा रहा था तो हमने इसको पकड़ लिया। और साथ ही कहते हैं कि बॉस आप तो हम पे इतना गुस्सा करते हैं कि अगर हम इसे खोल दें, और आपने खुद ही इसे खोल दिया। फिर सेप्टेड उन्हें बताता है कि इसे मैंने नहीं खोला बल्कि इसे प्रीकिंग ने खोला है और उसको मैंने सजा के तौर पे वहाँ जाने के लिए कह दिया। फिर ये दोनों कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फिर आप उसे कॉल करके बता दो कि ये हमें मिल गया है। सेप्टेड कॉल करने लगता है कि उसे याद आता है और कहता है कि मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। ये सुनने के बाद वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। साथ ही उससे कहते हैं कि आप उसे ढूंढ लो वरना रात हो जाएगी। फिर सेप्टेड उसको ढूंढते हुए लकड़ियों के जंगल की तरफ आता है। दूसरी तरफ प्रीकिंग भी ईवा को ढूंढ रही होती है और उसको आवाजें लगा रही होती है। सेप्टेड भी प्रीकिंग को आवाज लगा रहा होता है कि थोड़ी देर में उसे प्रीकिंग नजर आ जाती है। वो उसको देखते हुए भागता हुआ आता है कि प्रीकिंग छुप जाती है। फिर प्रीकिंग समझती है कि शायद अब मैं इसे मिलूंगी तो ये मुझे डांटेगा, इसी वजह से वो छुप जाती है। जैसे ही सेप्टेड आगे जाता है तो प्रीकिंग निकल के भागने लगती है लेकिन वो गिर जाती है और उसके पाँव में मोच आ जाती है। फिर सेप्टेड उसके पास आता है और उसे कहता है तुम कौन सा गेम खेल रही हो मेरे साथ, जिस पे प्रीकिंग कहती है कि अच्छा मेरी मदद करो। फिर सेप्टेड प्रीकिंग को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठता है और उसका पाँव देखता है। उसके पाँव में मोच आ जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर सेप्टेड उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमसे किसने कहा था इन लकड़ियों के जंगल में आने के लिए, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कितना ज्यादा डेंजर्स है। जिस पे प्रीकिंग कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि जाके उस डॉगी को ढूंढो, मुझे लगा वो यहाँ होगा इसीलिए मैं यहाँ आ गई। फिर सेप्टेड उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता और तुम्हारे बाबा को मैं क्या जवाब देता। फिर सेप्टेड कहता है कि अब रात होने वाली है और यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं है। जिस पे प्रीकिंग कहती है कि तुम अपने घर पे कॉल करके बता दो। सेप्टेड कहता है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है इसीलिए अब हमें यहीं रुकना पड़ेगा, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि सेप्टेड लकड़ियाँ लेने के लिए जाता है। रास्ते में वो हेड पैट को कॉल कर देता है। साथ ही कहता है कि मॉम डैड को बता देना कि हम लोग बिल्कुल सेफ हैं और हम एक साथ हैं। ये सुनने के बाद हेड पैट खुश हो रहे होते हैं। उनसे बात करने के बाद वो अपना कॉल स्विच ऑफ कर देता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं रात हो जाती है और सेप्टेड ने लकड़ियाँ जलाई होती हैं। जिसपे प्रीकिंग कहती है कि वैसे इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, ऊपर से तुमने ये आग लगा ली है। जिसपे सेप्टेड उसे कहता है कि कभी थोड़ा सा रोमांटिक भी हो जाए करो और वैसे ये आग हमें मॉस्किटो से बचाएगी। ये सुनने के बाद प्रीकिंग कहती है कि तुमसे मैं एक बात पूछूं। वो इससे पूछती है कि तुम्हारे दिल की तरफ जो ये टैटू है वो कब से है। फिर सेप्टेड उससे कहता है कि तुम्हें याद है कि जब तुम पानी में डूब गई थी और मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी हिम्मत करके पानी में कूद गया था, ये उस वक्त की चोट का निशान है और ये हमेशा मेरे दिल के पास रहता है और मुझे किसी की याद दिलाता है। साथ ही मुझे याद दिलाता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर था, तो इसीलिए मैंने इस चोट पर टैटू बनवाया ताकि ये मुझे इस एक्सीडेंट की याद दिलाता रहे। साथ ही मैंने डिसाइड भी किया था कि मुझे स्ट्रांग बनना है और इसे प्रोटेक्ट करना है जिससे मैं प्यार करता हूँ। फिर प्रीकिंग कहती है कि आई एम सो सॉरी, मेरी उस जिद की वजह से तुम्हारी ये चोट लगी। जिस पे सेप्टेड कहता है मुझे तुमसे सॉरी करनी चाहिए, अगर मैं स्ट्रांग होता तो मैं तुम्हें बचा लेता। फिर प्रीकिंग कहती है कि आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हारा डॉग खो दिया, मुझे तुम्हारी बात को सुनना चाहिए था। फिर सेप्टेड कहता है कि ईवा खोई थी मगर वो शाम से पहले वापसी आ गई थी। सुनने के बाद प्रीकिंग थोड़ा गुस्सा करती है। जिस पे सेप्टेड कहता है कि मैं तुम्हें कैसे इन्फॉर्म करता, मेरे पास तो तुम्हारा नंबर भी नहीं है। ये सुनने के बाद प्रीकिंग अजीब सा फेस बनाती है जिसपे सेप्टेड उसे मना करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मरतबा मना किया है कि इस तरह का फेस मत बनाया करो वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये कह के वो उसके करीब आ जाता है। फिर प्रीकिंग उसे पीछे करती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपनी इस गंदी सोच को खत्म कर दो और ये मत भूलो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फिर सेप्टेड कहता है कि तुमने ही मुझे मजबूर किया था इस तरह का फेस बना के मैं तुम्हें पनिश करूं। फिर प्रीकिंग कहती है कि किस तरह का फेस, जिसपे सेप्टेड उसे फेस बना के दिखाता है कि तुम कितना अजीब सा फेस बनाती हो। फिर प्रीकिंग कहती है कि तुमने भी तो अजीब सा फेस बनाया, अब मैं तुम्हें पनिश करूं। ये सुनने के बाद सेप्टेड उसके करीब आ जाता है और कहता है कि पनिश करो, कैसे पनिश करोगी मुझे। फिर प्रीकिंग उसे धक्का दे के दूर होकर बैठ जाती है और सेप्टेड हंसने लग जाता है। फिर नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। दोनों ही सो रहे होते हैं कि अचानक
अचानक से सिप्तित की आंख खुलती है। फिर वो अपने आसपास देखता है और देखने के बाद वो प्रीकैंग को देखने लगता है और उसको देख के हंस रहा होता है। और थोड़ी देर में प्रीकैंग भी उठ जाती है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? फिर प्रीकैंग कहती है कि हाँ, और ये कह के वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन पाँव में चोट की वजह से वो चल नहीं पा रही होती। फिर सिप्तित नीचे बैठता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिगी बैक ले लेता हूँ, लेकिन प्रीकैंग उसे मना कर देती है। फिर सिप्तित जबरदस्ती उसे पिगी बैक ले लेता है। प्रीकैंग बहुत ज्यादा पीछे होकर बैठी होती है। सिप्तित उसे कहता है कि सही से पकड़ लो वरना तुम और मैं दोनों पीछे गिर जाएंगे, लेकिन प्रीकैंग बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। वो दोनों चलते हुए काफी ज्यादा आगे आ जाते हैं। सिप्तित कहता है कि मेरी कमर में दर्द हो गया है, अगर तुम आगे हो रही हो तो ठीक है, वरना फिर मैं अपने तरीके से तुम्हें आगे करता हूँ। लेकिन प्रीकैंग बात नहीं सुनती तो प्रीकैंग को जोर से हिलाता है और नीचे की तरफ झटका देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की कमर टच हो जाती है। और वो 2 बार इस तरह से करता है तो प्रीकैंग हंसने लग जाती है। फिर वो प्रीकैंग को कहता है कि आप पकड़ लो। फिर प्रीकैंग उसे कहती है कि आप चलो। फिर वो प्रीकैंग को लेके घर की तरफ आ जाता है। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और सिप्तित को कॉल कर ही रहे होते हैं कि अचानक से ये दोनों वहाँ आ जाते हैं। फिर इन दोनों के वहाँ आते ही सिप्तित के डैड उससे पूछते हैं कि तुम पूरी रात कहाँ थे और तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि हम कितना परेशान हो गए थे? अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं इसके पेरेंट्स को क्या कहता? फिर प्रीकैंग कहती है कि आई एम सॉरी, वो मेरी गलती थी, वो मुझे ढूंढने के लिए आया था, अगर मैं नहीं जाती वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर सिप्तित कहता है कि मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ कि मैंने आप लोग को परेशान कर दिया। फिर सिप्तित की मॉम प्रीकैंग से पूछती है कि बेटा तुम्हें तो चोट लगी है, जिस पर प्रीकैंग कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो हेड पैट को कहती है कि इसको लेके आराम से ऊपर जाओ, जिस पे सिप्तित कहता है कि मैं ले जाता हूँ, जिस पे उसकी मॉम कहती है कि नहीं तुम यहीं रुको। लेकिन फिर भी वो प्रीकैंग को ऊपर जाते हुए देख रहा होता है और साथ ही हेड पैट को बोल रहा होता है कि उसे सही से पकड़ो, उसकी कहीं चोट नहीं लगनी चाहिए। और ये कहते हुए वो हंस भी रहा होता है। जैसे ही वो अपनी मॉम की तरफ देखता है तो दोनों उसको देख रहे होते हैं। फिर उसके डैड पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, जिस पे सिप्तित कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे तो मैं अपनी छोटी बहन समझता हूँ। जिस पे उसके डैड कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उसे अपनी छोटी बहनों की तरह समझते हो। साथ ही वो सिप्तित को कहते हैं कि तुम वैंग फैमिली से हो तो औरतों की इज्जत करना सीखो। तो सिप्तित उनसे वादा करता है और कहता है कि आइंदा की बात से आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं हेड पैट प्रीकैंग को उसके रूम में छोड़ते हैं, जिसपे वो इन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। साथ ही उनसे कहती है कि 2 मिनट यहीं रुको। फिर वो थोड़ी देर के बाद बाहर आती है और उन दोनों को एक चिट देती है और कहती है कि इसे सिप्तित को दे देना। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling